वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज की रिवीजन क्लास में हम बात करेंगे नए टॉपिक पे, यानी गॉस की प्रमेय से संबंधित। ध्यान से सुनिएगा, प्रयास करेंगे पूरा एक साथ खत्म कर दें। सबसे पहले बिंदु पे बात करते हैं हम कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसको जरा जान लें। देखो, चैप्टर का नाम तो आप अगर हम लोग नाम के हिसाब से कहें तो गॉस की प्रमेय पढ़ाने जा रहे हैं। गॉस की प्रमेय, यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो गॉस थ्योरम। इसमें सबसे पहली हेडिंग डाल दो वैद्युत वो क्षेत्रफल सदिश। पहले तो क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर क्या है, जरा इसको समझना। साधारण अगर अनुमान की बात करें तो क्षेत्रफल शब्द अदिश राशि है। क्या है? साधारण बोलचाल में अगर हम कहें तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, लेकिन अगर वो पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्या है, तो फिर हम उसे सदिश की तरह प्रयोग करते हैं। जैसे ये मान लो ये सिलेंडर है, बेलनाकार है, बेलन का ये पृष्ठ कौन सा है? वक्र पृष्ठ। ये आधार, एक और ऊपर आधार, दो आधार होते हैं बेलन में। ऊपर वाले आधार का क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ लंबवत रहेगा, नीचे वाले का नीचे की तरफ लंबवत, और वक्र पृष्ठ का लंबवत इस तरफ रहता है। तो इसलिए हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्र मतलब पृष्ठफलीय क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते हैं? सदिश। तो हम कहेंगे यदि क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वह सदिश राशि होगा। इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होती है। अब इसको हम चित्र से समझा देना चाहते हैं। ये देखिए चित्र है, ये क्षेत्रफल है, मतलब इसकी लंबवत ये एरिया वेक्टर होगा। तो एरिया वेक्टर में लंब कोणीय एकांक सदिश और एरिया से गुणा करके ये सूत्र बनेगा। कभी भी एरिया वेक्टर का सूत्र लिखना चाहें तो एकांक सदिश और इंटू क्षेत्रफल। तो ये तो बात हो गई क्षेत्रफली सदिश की, थोड़ा बेसिक बात बता दी हमने आपको। एक और छोटी सी बात जान लीजिए जिसको हम कहते हैं ठोस कोण। उसको और जान लो, फिर आगे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। ठोस कोण, ठोस कोण को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब मैं इस पे बात करता हूं। आप लोगों ने कभी तरबूज खरीदा है? अगर गोल तरबूज हो, सपोज करिए, फुटबॉल कह सकते हो तरबूज इसलिए क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध भी होता है और आमतौर पे सब लोग जानते हैं। इसमें एक चाकू सेंटर तक एकदम घोंप दीजिए और ऐसे शंकु की तरह स्ट्रक्चर एक निकाल के बाहर कर दीजिए। इसके बाद जो अंदर ये जगह बनती है ना, इसी को ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ठोस कोण कहलाता है। तो हम कहेंगे किसी ठोस गोले के केंद्र पर गोलीय पृष्ठ द्वारा, गोलीय पृष्ठ द्वारा अंतरित कोण, अंतरित माने बना हुआ, अंतरित कोण ठोस कोण कहलाता है। क्या कहलाता भैया? ठोस कोण कहलाता है। ये तो ठोस कोण की परिभाषा हो गई। सूत्र के हिसाब से अगर मैं कहूं, ध्यान देना जरा थोड़ा सा। देखो, क्षेत्रफल तो ऊपर की तरफ हो जाएगा डीए, त्रिज्या को आर कह दोगे, इन्हीं दोनों का अनुपात ध्यान रखना। तो इसको हम ओमेगा से दर्शाते हैं। अगर डीए इस्तेमाल करोगे तो डी ओमेगा आ जाएगा बटे आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल जितना भी है और बटे में त्रिज्या का वर्ग।
ये कहलाएगा हमारा ठोस कोण। ठोस कोण अगर तिरछे पृष्ठ के लिए इस्तेमाल किया गया हो कभी, किसके लिए? जैसे डस्टबिन होती ना, डस्टबिन को कभी आप तिरछे में छाता वाला बनना चाहिए ना, तिरछे पृष्ठ के लिए। कुछ इस तरह से देखो, ध्यान देना जरा, ये अगर डस्टबिन का ढक्कन हो, पैर लगाओ तो ऐसे ऊपर उचक जाता कि नहीं, बताओ? इसका वास्तविक दिशा ये थी, लेकिन क्योंकि हमने जब कोण पे घुमा दिया, थीटा कोण पे, तो डीए घूम करके यहां पहुंच गया। तो सिद्धांत में अगर हम डीए का घटक लेंगे तो कौन सा आएगा? क्षैतिज घटक। उसे हम क्या लिखते हैं? डीए कॉस थीटा। इधर होगा एरिया, तो उसका क्षैतिज घटक सामने दिखेगा। तो फिर ये व्यंजक बदल जाएगा, हो जाएगा डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इसका मात्रक जान लो जरा। कोण का देखिए रेडियन होता है, लेकिन ठोस कोण का स्टेरेडियन। क्या होता है भैया लोग? स्टेरेडियन। ये इसका मात्रक रहेगा। विमा होती नहीं है। विमा अगर कहा जाए तो ये विमाहीन राशि है। कैसी है? विमाहीन। ठीक है। एक और बात समझना, अगर पूरे गोले से कभी प्राप्त करना हो, संपूर्ण गोले द्वारा, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बना कोण, तो ध्यान रखना 4 पाई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये बना हमारा, देखिए ये मात्रक ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम लोग ठोस कोण पे चर्चा करेंगे तो हम स्टेरेडियन लिखेंगे। ये तो थोड़ा परिचय हमने आपको करा दिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहला बिंदु आता है वैद्युत फ्लक्स। देखिए ध्यान रखना, वैद्युत का हिस्सा बहुत अच्छे सीखिएगा तो आपको चुंबक का हिस्सा समझने में आसान रहेगा। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स हिंदी इंग्लिश में एक साथ एक ही बात है। तो सबसे पहली बात आई, फ्लक्स है क्या? तो फ्लक्स को हम दो तरह से परिभाषित करेंगे। थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ाई मैंने आपको, वे काल्पनिक निष्कोण वक्र पढ़ाया था, तो उनकी संख्या किसी निश्चित क्षेत्रफल से जितनी गुजर रही है उस संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लेकिन संख्या को कैलकुलेट करना, गिनती करना आसान नहीं होता है, यह संभव नहीं है। उसको निकालने का दूसरी विधि इस्तेमाल करी जाती है जो गणितीय विधि है। तो पहले तो थ्योरी के हिसाब से हम बताते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये एक निश्चित क्षेत्रफल है कोई, इस निश्चित क्षेत्रफल से ये वैद्युत रेखाएं गुजर रही हैं, तो जितनी रेखाएं इससे होकर गुजरी उनकी संख्या ही वैद्युत फ्लक्स है। तो हम कहेंगे परिभाषा में इस तरह, किसी निश्चित क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होता है। ये तो हो गई इसकी वैद्युत फ्लक्स की थ्योरी की परिभाषा। यहां पर मान लीजिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है कोई, जिसका क्षेत्रफल सदिश डीए इस दिशा में होगा लंबवत, और जो ई की दिशा होती है इन रेखाओं के स्पर्श रेखा पे होती है, तो इनके बीच में कोण बन रहा है थीटा। तो यह करके हम इसकी दूसरी परिभाषा बनाते हैं। हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश
के अदिश गुणन को, अदिश माने डॉट, अदिश गुणन बोलो तो डॉट प्रोडक्ट कहते हैं हम लोग, डॉट लगाते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। कि अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे अगर प्रदर्शित करने की बात की जाए, देखो फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत हो गया तो इसलिए ई लगा दिया, और अगर चुंबकीय फ्लक्स होगा तो बी लगा देंगे सफिक्स में, बस इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसका सूत्र बनाते हैं। देखो जो सूत्र आएगा, ध्यान देना भाई लोग, फाई ई बराबर ई डॉट ए, एक तरीका ये है, और अगर डॉट ओपन कर दो तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। कभी कभी क्षेत्रफल जो ए है वो पूरा नहीं दिया होता, डीए दिया होता है, तो हम ई डॉट डीए लगा देते हैं। इसको समाकलन रूप में ऐसे लिख सकते हो, देखो समाकलन रूप में फाई ई बराबर समाकलन, देखो यहां ऐसे ऐसे लगाते क्लोज बंद प्रश्न समाकलन, ठीक है, सफिक्स में ए, ई डॉट डीए, ये हमारा एक और सूत्र है, ये समाकलन विधि में प्रयोग किया जाएगा। तो ये तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा हुई। मात्रक जान लेते हैं, विमा जान लेते हैं। तो देखो इसका अगर मात्रक आप जानना चाहते हो तो मात्रक तो तुम यहां से जान सकते हो, ई और ए दो चीजें हैं ना, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और ए माने क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र या विमा की अगर हम बात करें तो न्यूटन का होता है MLT - 2, मीटर का होता है L2 और कूलाम का होता है AT। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो ML3 T - 3 A - 1, ये इसका विमीय व्यंजक है, विमीय सूत्र बनेगा। अब हम बता देते हैं ये राशि कैसी है, ध्यान रखना, चूंकि डॉट प्रोडक्ट आया था ना, ए डॉट ई, ई डॉट ए, डॉट लगा है, डॉट प्रोडक्ट से जितनी राशियां प्राप्त होती हैं वो सब अदिश होती हैं, क्योंकि उसका नाम ही अदिश गुणन है। तो यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। बताओ इसमें कोई अभी तक कोई समस्या किसी को लग रही हो तो बताए हमें। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, गॉस की प्रमेय का कथन और प्रूविंग पे, उत्पत्ति। तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। अब इंग्लिश में भी ऐसे देखो, गॉस GAUSS, अपॉस्ट्रोफी बाद में लगती है, फिर ऐसे नहीं लगता है, गॉस थ्योरम। जिन शब्दों के लास्ट में एस होता है उनमें अपॉस्ट्रोफी तो लगाते हैं लेकिन एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसका कथन पहले जानो। कथन माने स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट, जरा इसका समझ लेते हैं भाई। गॉस ने कहा था कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो, देखो क्लोज्ड सरफेस, इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉस का पृष्ठ या गॉसियन सरफेस। अगर कोई बंद पृष्ठ हो, इसके अंदर कोई आवेश क्लोज्ड किया गया हो, ऐसे गोला मान लो ऐसे, तो इस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, ध्यान रखना क्या गुजरेगा, फ्लक्स। हम फ्लक्स की बात करेंगे। देखो ये हमारा हो जाएगा, इस जगह पर सरफेस थोड़ा जिगजैग मान लिया है, इधर डीए चला गया मान लो, और इधर हमारी ई हो गई। ई और डीए के बीच में एक डायग्राम में थोड़ा मैनिपुलेशन कर देते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, जिससे कि डीए और ई दोनों अलग अलग दिशाओं में दिखे, ऐसा तो थोड़ा आसान रहेगा। देखो ध्यान रखना, ये मान लीजिए ई की दिशा है, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो क्षेत्रफल पे लंबवत होता है, और क्षेत्रफल थोड़ा घूमा इसलिए इसकी दिशा डीए हो गई, बीच का कोण थीटा मान लिया। जनरल सूत्र बनाना इसलिए थीटा कोण मान रहे हैं। ज्यादातर अगर गोला एकदम है तो ई और डीए दोनों समान दिशा में आते हैं, कोण 0 आ जाता है। तो अब इसके लिए हम जैसे स्टेटमेंट बताते हैं तो हम कहेंगे किसी पृष्ठ से
संबद्ध वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। सूत्र लिखो तो ऐसे लिखोगे, फाई ई बराबर, ये वाला भी बीच में से डाल देते हैं, ई डॉट डी ए, ये तो फाई का है, इसका लेकिन परिणाम आता है 1/ε0 गुना घेरे गए कुल आवेश। सिग्मा क्यों लगाया? क्योंकि मान लो आवेशों की संख्या कुछ ज्यादा हो, हमने एक ही माना, मतलब Q1 Q2 Q3, कुछ धन कुछ ऋण हो, सबको जोड़ोगे, धन ऋण मिला के जो भी बनेगा वो यहां लेना पड़ता है। तो हम सिग्मा क्यू लिख दिए हैं, ऐसा जरूरी नहीं आप क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मेन सूत्र तो इतना ही है। अगर देखा जाए मेन फॉर्मूला तो ये होता है 1/ε0 इंटू क्यू। अपने समझने के लिए आप इसको मेन समझो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे। ये तो हो गया कथन। क्या हो गया? अब हम प्रूविंग करना चाहते हैं, उपपत्ति। इसका प्रूफ अगर आ जाए, आता दोनों अक्षर है, स्टेट एंड प्रूव आता है, यानी कथन लिखते हुए सिद्ध कीजिए। वही सिद्ध करने की बात शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, बताओ। अभी सूत्र हमने सिखाया, हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डी ए। शुरुआत में आज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट है भाई, खोलो तो क्या लिखोगे? ई डी ए कॉस थीटा। लिखोगे कि नहीं लिखो बताओ। अच्छा, ई का मान देखो, बिंदु आवेश है ना, घेरा हमने एक बिंदु मान लिया, आर दूरी मान लो पृष्ठ से, उसकी दूरी कितनी मान लो? ये जो पीछे चित्र बनाया था यहां, इस दूरी को आर मान लो, आर दूरी त्रिज्या की मान ली हमने। तो हम लोग इसको अगर उस तरह कहें तो ई बराबर जो बिंदु आवेश का सूत्र होता है 1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर। ये तो याद ही होगा तुम्हें, ये यहां इस्तेमाल होगा। तो 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर और डीए क्या बचेगा? डीए कॉस थीटा। इसमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, कांस्टेंट के तौर पे 1/4πε0 और Q क्लोज सरफेस इंटीग्रल डीए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। देखो अभी पीछे मैंने तिरछे पृष्ठ के लिए सिखाया था, हमने इसलिए इसमें जानबूझ के तिरछा पृष्ठ लिया थोड़ा सा। तो ये इस पूरे को बोलते हैं डी ओमेगा। पहले क्या बोलते हैं? ठोस कोण डी ओमेगा। और जब समाकलन करोगे डी ओमेगा का, डी ओमेगा थोड़े हिस्से से बना कोण होता है, और समाकलन माने पूरे, तो पूरा जब इस्तेमाल करोगे तो वो 4πr², यानी कि तो जो कोण बनेगा ठोस वाला वो क्या बनेगा? 4π। तो कभी भी डी ओमेगा का समाकलन किया तो मतलब 4π बनता है। कितना बनता है? हाँ, तो ये देखो 1/4πε0 Q इंटू 4π, ये आ गया। ऊपर नीचे देखो 4π कैंसिल हो गया, तो जो फाई का मान निकला वो देखो 1/ε0 इंटू Q। अब अगर यही Q सिंगल ना होता, यदि अनेक आवेश होते, यदि निकाय में कई आवेश हैं, तो सिग्मा Q इस्तेमाल करेंगे उन सभी का जोड़, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, जो भी मतलब कुछ प्लस कुछ माइनस है ऐसे मान लो। तो सबके परिणाम को हम क्या लिख देंगे? सिग्मा Q। तो फिर इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो 1/ε0 इंटू सिग्मा Q। ये भी एक तरीका है गॉस की प्रमेय लिखने का। स्टेटमेंट और प्रूविंग हो गई। अब बात आती गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, यूजेस। अनुप्रयोग जानने से पहले आपको 3 तरह के पृष्ठ घनत्व होते हैं, 3 तरह के घनत्व होते हैं आवेश से संबंधित, मैं उन पे बता देता हूं चर्चा। सबसे पहला बिंदु जो आपको सीखना है उसको लिखना है रेखीय आवेश घनत्व।
रेखीय आवेश घनत्व। इंग्लिश में कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसको जान लो जरा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। मान लीजिए कोई एक आवेश है, ये देखो ये लंबा है, एल लंबाई है इसकी, इस लंबाई पे क्यू आवेश पूरे में बटा हुआ है। देखो आवेश कितना बटा हुआ है, तो एकांक लंबाई में जितना आवेश संचित होगा ना, उससे ही हम दर्शाते हैं। तो इसका चिन्ह बनता है लैम्डा, तो लैम्डा हो गया क्यू अपान एल। दूसरा होता है आवेश पृष्ठ घनत्व। आवेश पृष्ठ घनत्व यानी पृष्ठ पर जो आवेश होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे भाई लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, कोई क्षेत्रफल होगा, मान लो चादर है कोई ऐसे, इस पर आवेश बटा हुआ है ऐसे, देखो पूरे क्षेत्रफल पे, तो क्षेत्रफल मान लो ए है और क्यू आवेश बटा है पूरे में, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान होगा वो हो जाएगा हमारा आवेश पृष्ठ घनत्व। तो इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। मात्रक भी जान लिया करो, मात्रक बना लोगे तुम लोग तो वैसे। भाई आवेश का मात्रक क्या है और क्षेत्रफल का मीटर वर्ग। ऊपर अगर बनाते हम लोग रेखी वाले में तो मीटर आता, अभी आयतन वाला पढ़ाएंगे तो उसमें क्या आएगा, मीटर क्यूब आएगा। तीसरा पॉइंट, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, अब इस पे बात करते हैं। मान लीजिए कोई घनाकार या घनाभ जैसा कोई मतलब ऐसी ठोस आकृति है, गोला भी हो सकता है, पूरे आयतन में अगर आवेश बटे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, अब आवेश पूरे आयतन में भरे हुए हैं, तो इसमें जो एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा होगी वो ये कहलाएगा। इसके लिए हम रो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रो का। तो ये तो हो गए घनत्वों का परिचय। अब हम इसके अनुप्रयोग पे आते हैं गॉस की प्रमेय के। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के तार भी आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो गॉस की प्रमेय का फर्स्ट अनुप्रयोग हम पढ़ा रहे हैं। अपरिमित भी लिख सकते हो या अनंत लिख सकते हो। अनंत लंबाई के आवेशित चालक, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम इस पे बात करते हैं। इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ चार्ज्ड इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, वायर में ही कंडक्टर आ जाता है चालक। इसके लिए मैं एक चित्र बना के दिखा रहा हूं। मान लो बड़ा सा लंबा सा तार है, बहुत लंबा है, मुझे नहीं पता कितना लंबा, इसलिए हमने इसमें थोड़ा ऐसे बना दिया। ये बता रहा कि आगे भी लंबाई है, आपके सम्मुख हमने बना दिया। इस पे धन आवेश मान लो, हमने मान लिया धन है तो ऋण भी मान सकते हो। अगर धन मानोगे तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ एरो बनेगा, दिशा पे अंतर आता खाली। ऋण मान लेते तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ हो जाएगी। इसके निकट किसी बिंदु यहां पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो एरो बनेगा किस तरफ को, बाहर की तरफ, क्योंकि हमने आवेश धन लिया हुआ है। ये वाली दूरी कुछ भी होगी, मान लिया आर दूरी है। अब देखो जब भी गॉस की प्रमेय लगाएंगे, ध्यान रखना, तो उस जगह से एक बंद पृष्ठ गुजरना चाहिए। अगर नहीं गुजर रहा है पहले से तो हम काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। देखो ध्यान देना, इस जगह कोई पृष्ठ तो है नहीं, हम पृष्ठ मान ले रहे हैं एक, तो एक बेलन यहां पर मान ले रहे हैं। देखो इस तरह से ये कल्पना कर ली है बेलन की, है नहीं,
मान लिया। तो ये जो बेलन बन के तैयार हुआ, इसका जो पृष्ठ है इसे गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं गॉसियन सरफेस। आप गॉसीय पृष्ठ कह दो, बड़ी की मात्रा लगा दो भाई, गॉसीय पृष्ठ, पृष्ठ ही नहीं पृष्ठ, ये मान लिया मैंने। तो देखो इसका थोड़ा हिस्सा क्षेत्रफल का उठा लिया ये, तो ई की दिशा तो बाहर की तरफ पहले से और डी की दिशा भी उधर ही आ गई। कोई कह सकता है कि यहां भी तो पृष्ठ होगा, इसको मानो। तो सुनो, यहां क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि डी उधर हो गया और ई किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। तो बीच का कोण कितना है? 90। और जब गॉस की प्रमेय लगाओगे तो cos 90 आएगा, और cos 90 का मान 0। इसलिए यहां से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। और यही बात यहां के लिए भी है, इसका डीए नीचे की ओर रहेगा और ई इस तरफ है, यहां भी 90 है। देखो ये 90 होने की वजह से इनके कोई प्रश्न निकाले नहीं जाते, इनका कोई फ्लक्स और कोई तीव्रता कुछ नहीं निकालते हैं, ठीक है, शून्य आ जाती है। सिर्फ हम इसके लिए निकालेंगे। तो देखो हम शुरुआत करेंगे, हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं हम उसकी बात करते हैं। हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डीए। हिंदी में कहते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। क्या कहते हैं? बंद पृष्ठ समाकलन। देखो ये बंद का चिन्ह है, ये पृष्ठ होने का चिन्ह है और ये समाकलन का चिन्ह है। इस पूरे को पढ़ते हैं बंद पृष्ठ समाकलन। अच्छा डॉट ओपन करोगे भाई जी तो कॉस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? तो ई डीए कॉस थीटा। अच्छा थीटा यहाँ कितने अंश है? देखो ई और डीए दोनों समांतर हैं कि नहीं? तो थीटा हो गया 0। तो ई डीए कॉस 0, कॉस 0 का मान 1। तो ई तो हम निकालने जा रहे हैं, उसको बाहर कर दो तो क्या बचा? डीए। अब ये देखना वक्र पृष्ठ है, बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र पढ़ा तुम लोगों ने, 2 पाई आर एच। क्या होता है? अब h की जगह मैं इसकी लंबाई जो मानूंगा वो l मान रहा हूं। मैं क्या मान रहा हूं? और त्रिज्या यानी ये जो दूरी थी ये r मान ली मैंने। तो अब हम जो इस dA का मान लिखेंगे वो लिखेंगे 2 पाई आर l। ये तो फाई ई का मान निकला। अब यूज करेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय कहती घेरे गए आवेश का Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है फ्लक्स। तो घेरा गया आवेश क्यों है? तो हम कहेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई ई का मान होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो भाई ये सूत्र देखो, Q बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 2 पाई आर एल। तो फिर E बराबर देखो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर एल हुआ। और Q अपान एल को अभी पढ़ाया मैंने, रेखीय पृष्ठ घनत्व लैम्डा, तो इसे लैम्डा लिख दो। तो E का जो व्यंजक आया वो आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। एक तो ये स्टाइल है। वैसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 9 × 10⁹। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। ये भी एक तरीका लिखने का है। कभी अगर कोई तुमसे कह दे सदिश रूप में लिख के दिखाओ इसी सूत्र को, किसी भी सूत्र को, अगर वो सदिश है, जैसे वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता सदिश है, तो इसे सदिश रूप में बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है सुनो, इधर तो वेक्टर लग जाएगा, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ये। उधर हम वेक्टर बनाने जा रहे हैं तो आर कैप अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं, और बढ़ा सकते हो आर कैप को वेक्टर आर बटे आर, तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वेक्टर आर आ जाएगा। ये अपने आप कभी अगर सदिश रूपांतरण करना हो तो आप स्वयं भी किसी भी सूत्र का कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बताओ। निकल आई तीव्रता, दिशा कैसी है इसकी तीव्रता की? बाहर की तरफ, तार से बाहर की ओर लंबवत। बोलो है दिशा की नहीं? बताओ। ई की दिशा अगर कोई पूछ दे ऐसे में तो हम कहेंगे ई की दिशा होगी तार से बाहर लंबवत। क्लियर बात? एक और अनुप्रयोग जान लो। अनंत विस्तार की कोई प्लेट दी गई हो,
चादर, उसके निकट तीव्रता निकालनी है। अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में हेडिंग डालेंगे तो कुछ इस तरीके से डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर a charged plate of infinite extension, infinite extension। अब जरा इसको समझना, इस बार ये चादर है, तार नहीं है, ऐसे मोटी सी, ऐसे पटरा जैसा बना देना है आपको, और ये ऊपर नीचे जिगजैग बनाने का मतलब था कि ये अनंत विस्तार है इसका। इसके निकट हम निकालते, ध्यान रखना पतली चादर है, ऐसे आवेश पूरे बटे हैं तो आवेश का आधा प्रभाव इस ओर दिखेगा और आधा प्रभाव इस तरफ, क्योंकि पतली चादर है ये, ठीक है। आधा प्रभाव इस तरफ और आधा इस तरफ, इसलिए दोनों और एक साथ कैलकुलेशन करेंगे पूरे आवेश को अगर लेना है तो हम पूरा आवेश जब मानेंगे, ध्यान रखना, तो जितनी दूर यहां बिंदु लेंगे उतनी दूर फिर हम इस ओर भी लेंगे, ये ध्यान देना। इस वाले डेरिवेशन में क्षेत्रफल ए मान लिया मैंने, इसका कितना मान लिया, और ये चूंकि धन आवेश है तो तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ लोगे कि नहीं, और डीए बाहर की तरफ लोगे कि नहीं, बताओ। इधर इधर का इधर हो जाएगा, ई और डीए दो पृष्ठ हैं, तो जब हम कुल फ्लक्स की स्टार्टिंग करेंगे, ध्यान रखना कुल फ्लक्स की अगर हम बात करें, फाई ई बराबर, तो ई डॉट डीए लेते हो तो दो बार लिखना पड़ेगा ई डॉट डीए, एक उस तरफ के लिए और एक इस तरफ के लिए, दो बार यही चीज हम लिखेंगे और डॉट भी लगा दो बीच में। अब देखो दोनों और ई और डीए आपस में तो समांतर है, कॉस जीरो होगा, तो जो फाई ई बनेगा वो ट्वाइस ऑफ ई डीए कॉस जीरो, टू बाहर निकाल दो, ई बाहर निकाल दो, क्या बचा, केवल डीए बचा। ये बेलन का आधार है, इसके क्षेत्रफल को मैंने ए मान लिया है। जब कभी सवाल में अगर ए ना दिया हो, डायरेक्ट त्रिज्या दी हो, तो पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसका समाकलन 2EA हो गया पहले तो ये। अब हम गॉस की प्रमेय से फाई का मान रखेंगे, तो गॉस की प्रमेय से फाई ई का जो मान है वो होगा Q बटे, रख दो यहां पर, Q बटे एप्सिलॉन नॉट 2E इंटू ए। अब ई निकाल दो, E बराबर आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट और Q बटे ए, और Q बटे ए क्या होता है, सिग्मा। आवेश पृष्ठ घनत्व पढ़ाया अभी हमने, तो ये क्या होता है, सिग्मा। तो इसका व्यंजक क्या आया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। मात्रक तो लिख ही दिया करो हर डेरिवेशन के बाद। अगर कभी दो चादरें हों, समांतर हों, आवेशित हों, विपरीत आवेश हों, लेकिन देखिए यदि दो समांतर विपरीत आवेशित प्लेटें हों तो उनके मध्य स्थान पर व बाह्य स्थान पर, मतलब बाह्य स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये समझ लेना। आगे इसका प्रयोग होगा जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब ये सूत्र प्रयोग होगा जो अब बनने वाला है। देखो एक प्लेट ये मान ली हमने और एक प्लेट ये मान ली, विपरीत आवेशित माननी मुझे, इस पे प्लस मान लो, इस पे माइनस। इनके बीच में कोई बिंदु ले लो एक पी, और एक बाहर बिंदु चाहे यहां ले लो और चाहे यहां ले लो।
तो एक को Q बोल दो, एक को R बोल दो, दोनों तरफ बता दे रहे हैं हम। तो पहले हम इस बीच वाले बिंदु पे कैलकुलेशन करेंगे तीव्रता की। ये धन आवेश है ना, इससे जो तीव्रता यहां बनेगी उसका एरो इस तरफ बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? तो इस तरफ ही बना। और जो ऋण आवेश होगा उसका यहां प्रभाव चेक करोगे तो वो आवेश की ओर ही बनता है। देखो उधर ही बन गया कि नहीं बन गया बताओ? आवेश का मान लो दोनों पे कितना है? Q है, ऐसा मान लो। और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है? A है, ऐसा मान लिया मैंने। अब देखिए, चाहे E1 E2 नाम दे दो, बाद में दोनों बराबर हो जाएंगे। E1 E2 नाम दे दिए। देखो एक प्लेट से E1 बन गया प्लस वाले से, और माइनस वाले से E2, तो हम कहेंगे प्लस Q आवेश की प्लेट के कारण P बिंदु पर तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, अभी निकाला व्यंजक। ऐसे हम कहेंगे माइनस Q आवेश के कारण प्लेट के कारण। तब देखो E2 निकालो तो वो भी आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कुल जो तीव्रता आएगी, तो अब हम इनका परिणामी निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगी तीव्रताएं। देखो परिणामी तीव्रता E बराबर जो निकालोगे तो क्या बनेगा? E1 प्लस, दोनों जोड़ दो तो बनेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई, तो टोटल हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर दो विपरीत आवेशित प्लेटें हों, उनके बीच के स्थान में तीव्रता पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे? सिग्मा बाई। लेकिन अगर बाहर बिंदु पे निकालना हो कभी, देखो इसको भी समझ लेना, बाहर कहीं भी मान लो, यहां मान लेते हैं हम, तो अगर हम बाहर के बिंदु पे देखें, इस प्लस की वजह से एरो किधर बनेगा? इधर बना। और उस माइनस की वजह से देखोगे तो अंदर की तरफ। बाद बाकी मान में असर थोड़ा पड़ेगा, दिशा में असर पड़ा। अब परिणामी कैसे आएगा? घटाकर। तो अगर हम यहां पर परिणामी घटाकर निकालते हैं, यहीं पर देखो, तो अगर परिणामी अब निकालना हो बिंदु Q या R के लिए बोल रहा हूं मैं, बाहर दोनों बिंदु है ना, अगर इनके लिए बात करें तो परिणामी ही बनेगा E1 माइनस E2। और E1 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है? तो दोनों आपस में बराबर हैं, घट जाएंगे, तो क्या बचेगा? यानी प्लेटों के बाहर तीव्रता नहीं होती है, शून्य होती है, और मध्य के बिंदु पे तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया? बाद बाकी गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग अगले दिन बात करेंगे।